विकसित उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी आबादी के विजन डॉक्यूमेंट पर पिछले 24 घंटे से अधिक समय से यह अनवरत चर्चा यहां पर चल रही है। मैं सबसे पहले आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण चर्चा को देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य में सबसे बड़ी असेंबली में इस चर्चा को यहां पर मैं आभारी हूं उन सभी माननीय सदस्यों का, सत्ता पक्ष के भी और विरोधी पक्ष के भी, जिन्होंने इस पूरी चर्चा में भाग लिया। लगभग 187 माननीय सदस्यों ने नेता विरोधी दल समेत सभी माननीय सदस्यों का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बहुत रुचिपूर्ण तरीके से इस पूरी चर्चा की गंभीरता के साथ साथ इसे रोचक भी बनाया और सचमुच लोकतंत्र का मंच इसी गरिमापूर्ण तरीके से लोकतंत्र को इसी प्रकार से पुष्ट करता हुआ आगे बढ़ेगा जो पिछले 24 घंटे के अंदर हम लोग यहां पर सदन में और पूरा प्रदेश और पूरा देश यहां पर उठे हुए मुद्दों की ओर बड़े ध्यान से देख रहा है और सुन रहा है। हो सकता है कि अपनी अपनी दृष्टि और अपने अपने दृष्टिकोण की बात होती है, लेकिन 187 माननीय सदस्यों का, और मैं मानता हूं कि ज्यादातर माननीय सदस्य इस पूरी चर्चा में अपने अभिभाषण को और अपने विजन को रखना चाहते थे, लेकिन समय की सीमित संभावनाओं पर चूंकि चर्चा को हमें आगे बढ़ाना था, अभी हमें इससे संबंधित जो व्यापक रणनीति आगे बनानी है और समाज से जुड़े हुए सभी स्टेक होल्डर्स के पास हम जाएंगे, उन सब से चर्चा पर चर्चा करने के बाद एक विस्तृत चर्चा के लिए और अलग अलग सेक्टर वाइज जिन मुद्दों पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, इसको लेकर के फिर हम लोग फिर सदन में आना चाहेंगे कि वास्तव में ये कल्पना से परे है कि सदस्य रुचि लें और इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लें, लेकिन ये उन लोगों की आंखों को खोलने वाला है जो विधायिका पर और सदस्यों के आचरण पर उंगली उठाते हैं कि नहीं, प्रदेश के लिए या देश के लिए जब भी आवश्यकता पड़ेगी हम सभी अपना योगदान देंगे। इस चर्चा ने पिछले 24 घंटे के अंदर ये साबित किया है, इसलिए मैं भाग लेने वाले और इसमें श्रोता के रूप में भी बने हुए सभी माननीय सदस्यों का और विशेष रूप से नेता विरोधी दल का हृदय से धन्यवाद करता हूं। महोदय, उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश केवल देश की एक सबसे बड़ी आबादी का राज्य ही नहीं है, यह भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करने वाली देश की एक प्रकार की ऊर्जा का केंद्र बिंदु भी है। भारत की ऊर्जा का केंद्र बिंदु है जो भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नेतृत्व को अपने यहां से प्राचीन काल से देता रहा है। और इसीलिए जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में यहां लखनऊ में 2023 में उसके उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बातें यहां पर कही थी, उन्होंने इस बात को कहा था कि आज उत्तर प्रदेश एक आशा है, एक उम्मीद बन चुका है। भारत अगर आज दुनिया के लिए एक ब्राइट स्पॉट है तो यूपी भारत की ग्रोथ को
ड्राइव करने वाला एक अहम नेतृत्व भी दे रहा है। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विचार थे जो उत्तर प्रदेश ने इस दौरान अपनी एक व्यापक कार्य योजना को लेकर के अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम किया। और ये हम सबका सौभाग्य है कि देश अपनी आजादी के अमृत काल में कल देश का स्वतंत्रता के 78 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। 78 वर्ष की इस यात्रा के आत्मावलोकन का एक अवसर पूरे देशवासियों को कल प्राप्त होगा। पूरा देश की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में देश की भावनाओं के साथ, देश के नेतृत्व की भावनाओं के साथ जुड़ा था। और उस समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने कुछ संकल्प लिए थे। जो संकल्प थे उन संकल्पों में जो महत्वपूर्ण संकल्प था 2047 तक भारत को एक विकसित भारत के रूप में स्थापित करना। हम सब इस बात को जानते हैं कि भारत विकसित तब बनेगा जब सभी राज्य इस दिशा में अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे और अपनी भूमिका के इस निर्वहन करने की दृष्टि से पिछले 24 घंटे से अधिक समय से इस माननीय सदन में इस चर्चा का होना ये विकसित भारत की इन संकल्पनाओं को ही आगे बढ़ाने का विजन है। दृष्टि जितनी होगी वह उतना ही बोलेगा। और उन स्थितियों में जब यहां पर हम चर्चा करेंगे तो मैं माननीय सदस्यों के द्वारा जो मुद्दे उठाए गए थे उन मुद्दों पर भी बोलने का प्रयास करूंगा। लेकिन मुख्य रूप से अगर हम देखेंगे यहां पे जो चर्चा हुई मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं कई अवसर पर इस पूरी 24 घंटे की चर्चा का हिस्सा बना रहा हूं और मैंने इस बात को देखा है कि सभी माननीय सदस्य और सत्ता पक्ष के हों, विपक्ष के हों या अन्य जो भी माननीय सदस्य थे, सभी लोगों ने इस पूरी चर्चा में रुचि ली। कुछ सदस्यों ने रात भर जग करके भी इस चर्चा को और गंभीरता प्रदान की और इस पूरी चर्चा का भाग लेकर के इस पूरी चर्चा की ओर देश का ध्यान भी आकर्षित किया है। भारत विकसित होगा, क्या उत्तर प्रदेश को इस विकसित भारत में अपना योगदान नहीं देना चाहिए? क्या उत्तर प्रदेश विकसित नहीं होना चाहिए? देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक हो, क्या उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय अधिक नहीं होनी चाहिए? देश में खुशहाली हो तो देश की सबसे बड़ी आबादी का नागरिक क्या उस खुशहाली का हिस्सा नहीं होना चाहिए? और इस दृष्टि से इस पूरे कार्यक्रम को हम लोगों ने दो भागों में बांटने का प्रयास किया है। एक 1947 से 2017 तक क्या हुआ, इन 75 वर्षों में, इन 70 वर्षों में हम लोगों ने क्या अचीव किए, और 2017 के बाद आज की जो यात्रा है अगले 30 वर्ष की, क्योंकि 1947 से लेकर 2047 तक की 100 वर्षों की जो यात्रा है, इन 100 वर्षों की इस यात्रा में हमने क्या खोया, क्या पाया है, इसका दृश्यावलोकन करने, उसका आत्मावलोकन करने का सबसे उचित समय है जो प्रधानमंत्री जी ने विजन डॉक्यूमेंट के रूप में देश के सामने प्रस्तुत किया था। और उसी विजन डॉक्यूमेंट से अनुप्रेरित होकर के उत्तर प्रदेश आज इस विजन डॉक्यूमेंट की प्रारंभिक चर्चाओं को अपने यहां आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। महोदय, 2017 के पहले मैं यहां पर सबसे पहले जो हमारे नेता प्रतिपक्ष तो काफी बुजुर्ग हैं, अनुभवी हैं, वे बोलने का प्रयास करते हैं जब अपने
स्वयं के विवेक से बोलते हैं तो सही बात बोलते हैं, लेकिन जब दूसरों के द्वारा संचालित होने लगते हैं तो फिर थोड़ा कभी कभी उनको मुर्गा भी याद आने लगता है। चलो हो गया। लेकिन अन्य 1 मिनट आप तो खा लेते और जो भी खाते होंगे, लेकिन आपको अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप कम से कम इसको स्वीकार करते हैं। नहीं, खाने पीने पे प्रतिबंध नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आपके विरोधी दल से जुड़े हुए कुछ माननीय सदस्यों के द्वारा भी यहां पे बहुत अच्छी बातें कही जा रही थी और कुछ कही जा रही थी, और मुझे उसी पे एक बात याद आई कि बड़ा हसीन है इनकी जवान का जादू, लगा के आग बहारों की बात करते हैं। जिन्होंने रात में चुन चुन करके बस्तियां लूटी, वही नसीबों के मारों की बात करते हैं। मैं बात सुन रहा था, आपके सभी मान्य सदस्यों की बात कर रहा था मैं, और मुझे लगा कि खन्ना जी संभवतः ना बोलें क्योंकि वे भी रात भर जगे हैं, तो मैं ही इसका जवाब आपको दे दूं। इन परिणाम क्यों नहीं देंगे खन्ना जी? आप खन्ना जी से इतना अविश्वास मत करिए। आपकी नाराजगी खन्ना जी के लिए महोदय, इस पूरे विजन डॉक्यूमेंट पर जब हम चर्चा कर रहे थे तो मुझे 2-3 चीजें देखने को मिली। मैं अभी स्वागत करूंगा आप सबके प्रस्तावों का, और होना भी चाहिए। हर विधानसभा क्षेत्र में विकास होना चाहिए, हर जगह योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, बिना भेदभाव के गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले, क्योंकि समावेशी और समग्र विकास की अवधारणा ही विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित भारत की संकल्पना को साकार कर सकता है। लेकिन मैं उस विजन को देख रहा था जो विकास की कम, सत्ता की ज्यादा बात कर रहा है। जो अपने स्वयं की बात कर रहा था। और मुझे आप लोगों की बातों से एक चीज लगी, जो लगी, जिसके बारे में चारवाक ने भी एक बात कही थी, यानी जो अपने तक केवल सीमित करता है, जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। और ये स्थिति आप लोगों की है, यानी केवल अपने तक सीमित करना। आपका परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी भी उसी का नमूना है। यही है, ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी की ये भावना ही इस पर आधारित है, जिसके बारे में स्वामी विवेकानंद ने कहा था कूप मंडूक होना। उन्होंने अपनी कथाओं में, अपने प्रवचन में एक बात को कहते थे कि एक कुएं में एक मेढक था। कुएं में पड़ा था, वही पैदा हुआ था, उसने दुनिया नहीं देखी थी। तो एक दिन बाहर का एक मेढक दुर्भाग्य से वहां आ गया। तो उसने पूछा कहां से आए हो? उसने कहा मैं समुद्र से आया हूं। कहा समुद्र कैसा है? उसने कहा बहुत बड़ा है। कहा कितना बड़ा? तो उसने छलांग लगाई, तो कुएं की तो छलांग सीमित ही होगी। उसने कहा क्या इससे बड़ा? उसने कहा इससे भी बड़ा। उसने एक और छलांग लगाई, कहा इससे भी बड़ा? कहा इससे भी बड़ा। कहा तुम झूठ बोलते हो। और मुझे लगता है यही दृष्टि कूप मंडूक वाली
आप लोगों की है। दुनिया आगे बढ़ रही है, एक प्रतिस्पर्धा चल रही है, लेकिन आप लोग अभी भी अपने परिवार तक सीमित होना चाहते हैं। और इसीलिए मैंने कहा ना, एक परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी का शिकार आप हो चुके हैं। प्रदेश को भी आप वहीं ले जाना चाहते हैं। क्या स्थिति थी 2017 के पहले? 2017 के पहले क्या नहीं है उत्तर प्रदेश में? क्या नहीं था? क्या नहीं था उत्तर प्रदेश में? खन्ना जी ने कल प्रातः संकल्प रखा था, तो उस समय उस संकल्प में उन्होंने कुछ बातें कही थी। कहां थे हम 1947 तक भी, 1950 में भी, 1960 में भी, और कैसे हम लगातार गिरावट की तरफ गए। ये डिटोरेशन, इसका कारण क्या था? 1990 के बाद क्या स्थिति थी? उसी पर मैं कुछ बात रखना चाहता हूं। महोदय की विशाल सामर्थ्य के बावजूद नीतिगत उदासीनता के कारण उत्तर प्रदेश लगातार पिछड़ता गया। और एक समय ऐसा भी आया जब 1980 के बाद की गिरावट ने 1990 के बाद विभत्स स्वरूप लिया, और उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे समृद्ध राज्य था, वह देश का सबसे बीमारू राज्य हो गया। यही प्रदेश है। योजनाएं बनती थी, घोषणाएं होती थी, लेकिन उनमें न इच्छा शक्ति थी, न पारदर्शिता थी, न क्रियान्वयन का संकल्प ही था। बिजली, सड़क, जल, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं पर सरकार की उदासीनता, युवाओं को रोजगार नहीं, किसानों को राहत नहीं, और निवेशकों को भरोसा नहीं। अपराध और अराजकता का बोलबाला था। पलायन की पीड़ा, गरीबी और इलाज के अभाव में दम तोड़ते बच्चे, क्या ये सच नहीं? इंसेफ्लाइटिस से जो मौतें होती थी, डेंगू से जो मौतें होती थी, विभिन्न गंभीर बीमारियों से जो मौतें होती थी, ये सब क्या? सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार, सरकारी योजनाओं में भेदभाव, भाई भतीजावाद कल्चर यहां हावी हो चुका था। और महोदय 2017 के बाद एक डबल इंजन की सरकार में कानून का राज स्थापित, अपराध और अपराधी के प्रति जीरो टॉलरेंस, उद्योगों के लिए सुरक्षित वातावरण और निवेशकों का ड्रीम डेस्टिनेशन, जल थल नभ की बेहतरीन कनेक्टिविटी, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, मेट्रो से जुड़ा, किसानों के खातों में सीधे सहायता जाना, युवाओं के हाथों में कौशल और रोजगार, सरकारी नौकरी हो या लाभार्थी परक योजनाओं का क्रियान्वयन बिना भेदभाव और बिना तुष्टीकरण के, सबकी संतुष्टिकरण के। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यह प्रदेश की दशा और दिशा दोनों को बदलने में एक निर्णायक भूमिका का निर्वहन की है। अब यूपी सुशासन से, अपने गुड गवर्नेंस से आज उत्तर प्रदेश की पहचान है। अब यूपी की पहचान बेहतर कानून व्यवस्था, शांति और स्थिरता के लिए है। अब यहां वेल्थ क्रिएटर्स के लिए नित्य नए अवसर बन रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ यूपी में सरकारी सोच और अप्रोच में एक सार्थक बदलाव आया है, एक सार्थक बदलाव आया है। महोदय, मैं कुछ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा आप सबका। 1947 स्वतंत्र भारत में
जो भारत की जो जीडीपी थी, उसकी हिस्सेदारी थी, स्वतंत्रता के समय भारत का जो वैश्विक वह 2% से भी कम रह गई थी। फिर भी जनसंख्या और ऐतिहासिक विरासत के बल पर भारत दुनिया की उस समय छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी 1947-1950 के पास। 1960 में भारत 10वें स्थान पर था। 1980 और 2014 के तक भारत 11वें स्थान पर गया और 2014 में देश का भाग्योदय होता है, श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप भारत की जो यात्रा आगे बढ़ी, परिणाम था 2017 में भारत दुनिया की 7वीं बड़ी 11 से 7वें नंबर पर आया, 24 में 5वें स्थान पर आया और 25 में भारत विश्व की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हुआ। विजन डॉक्यूमेंट और विजन का मतलब क्या होता है? यह है यात्रा। आपने छठी अर्थव्यवस्था को 11वें तक पहुंचा दिया था, 11वें स्थान पर भारत को पहुंचाया था और पिछले 11 वर्ष की यात्रा में 11वीं अर्थव्यवस्था का भारत आज दुनिया की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी सामर्थ्य और अपनी शक्ति का परिचय दुनिया को करा रहा है। महोदय, आप उत्तर प्रदेश की ही आप देखें, 1947 से 2017 के बाद 17 तक जो स्थितियां थी उत्तर प्रदेश के अंदर, बीच के कुछ कालखंडों को छोड़ दें तो शेष समय क्या स्थिति थी? 1990 के दशक में औद्योगिक इकाइयों में तालाबंदी, निवेशक हतोत्साहित था, ऐतिहासिक नगर, उपजाऊ भूमि, नदियां और श्रमबल होने के बावजूद आर्थिक रफ्तार बहुत धीमी थी। आजादी के बाद 2016-17 तक उत्तर प्रदेश की जो नेशनल जीडीपी थी उसमें योगदान में लगातार गिरावट थी। कुल हम लोग 2016-17 में उत्तर प्रदेश की जो भागीदारी थी, जो 1960 में 14% से अधिक थी, 1950 से 60 के दशक में यह 14% से घट करके 8% रह गई थी 2016-17 में। कहां ले जा रहे थे आप? 8% रह गई थी हमारी, यानी यूपी का योगदान, यूपी देश की 16% आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करती है, लेकिन नेशनल जीडीपी में हमारी हिस्सेदारी केवल 8% रह गई थी। और महोदय, मुझे आज ये स्थिति थी, आजादी के समय प्रति व्यक्ति आय जो राष्ट्रीय औसत के बराबर थी, जो प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत के बराबर थी, 17 में यह नेशनल एवरेज का 1/3 रह गई थी, 1/3 रह गई थी। निर्यात सब कुछ होने के बाद भी केवल 84,000 करोड़ का निवेश, केवल निर्यात हम यूपी से कर पाते थे। प्रदेश का बजट केंद्रीय करों पर निर्भर हो गया था, 56% केंद्रीय करों पर निर्भरता थी और नीति आयोग के फिस्कल हेल्थ इंडेक्स में उत्तर प्रदेश की गिनती पिछड़े राज्यों में हो गई थी। 17 से 25 के बीच इन 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश में आज जो हमारी जीएसडीपी है, यह जीएसडीपी जो उत्तर प्रदेश की 16-17 में लगभग 13 लाख करोड़ की थी, आज यह बढ़ करके इस वित्तीय वर्ष के अंत तक यह बढ़कर के लगभग 35 लाख करोड़ तक पहुंचने जा रही है। कोई तुलना है?
1947 से लेकर के 2017 तक केवल 13 लाख करोड़ की, और 2017 से लेकर के 25-26 तक हम इसे 35 लाख करोड़ तक पहुंचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का जीडीपी में योगदान जो केवल 8% रह गया था, 50 के दशक में जो 14% था, 2016-17 में रहकर केवल 8% रह गया था, आज इसे हम 9.5% तक पहुंचाने में फिर सफल हुए हैं। चार वर्ष पिछले उत्तर प्रदेश की विकास दर, कोविड जैसी महामारी, वैश्विक महामारी के बावजूद आर्थिक विकास दर उत्तर प्रदेश की आज नेशनल एवरेज से बेहतर स्थिति में चल रही है। 15.9% की विकास दर के साथ उत्तर प्रदेश आगे चल रहा है। प्रति व्यक्ति आय 43,000 करोड़ रुपए से बढ़कर के इस वित्तीय वर्ष में 1,20,000 करोड़ तक ये पहुंच चुकी है। और मेरा यह मानना है कि उत्तर प्रदेश में संभावना है, आज हम इसको आगे बढ़ाएंगे। आज नेशनल जो पर कैपिटा इनकम है जो वह 2 लाख करोड़ की है, उत्तर प्रदेश 1,20,000 तक पहुंच चुका है। और मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश में संभावना है, और इसीलिए जो हमारा एक्सपोर्ट था 84,000 करोड़ से बढ़कर के 1,86,000 करोड़ पार कर रहा है, और बजट 3-3.25 लाख करोड़ से बढ़कर के 8,08,000 करोड़ इस वर्ष हम लोगों ने प्रस्तुत किया है। केंद्रीय करों पर निर्भरता 56% से घटकर के 46% रह गई है। राज्य की हिस्सेदारी भी हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ी है। स्टेट एक्साइज 52 यानी 12,000 से बढ़कर के यह 60,000 तक पहुंचने जा रही है। और नीति आयोग के फिस्कल हेल्थ इंडेक्स में 8.9 अंकों का सुधार हुआ है। प्रदेश फ्रंट रनर स्टेट का दर्जा प्रदेश को हासिल हुआ है, और पिछले 5 वर्षों में यूपी अब बीमारू नहीं, रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहा है। अब यूपी डिजिटल स्टेट के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहा है। जो 2017-18 में 16-17 तक तो स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन 16-17-18 में हमारा जो डिजिटल लेन देन केवल 122 करोड़ का था, आज बढ़कर के यह लगभग 1400 करोड़ तक पहुंच चुका है। महोदय, जो अलग अलग सेक्टर में काम हुए हैं, अलग अलग सेक्टर में जो काम किए हैं, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में यहां चर्चा कर रहे थे, कृषि की नेता विरोधी दल भी कर रहे थे, हमारी जनसत्ता पार्टी के नेता श्री रघुराज प्रताप सिंह जी भी कर रहे थे, अन्य मान्य सदस्यों ने भी इसकी बात कही थी। 1947 से 2017 तक हमारे किसानों ने कठिन परिस्थितियों में पसीना बहाकर के अन्न उगाया, परंतु उत्पादकता की जो रफ्तार थी वो सीमित रही, लागत ज्यादा पड़ती थी। गेहूं, चावल, दलहन, इन सब में हमारा राष्ट्रीय योगदान बहुत थोड़े से था। सिंचाई की परियोजनाओं की आपने चर्चा की, उनकी रफ्तार बहुत धीमी थी। आप सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना की बात कर रहे थे। पांडे जी, ये सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना 1971 में बनी थी। उस समय इसकी लागत थी 100 करोड़। इसका जो डीपीआर उस समय बना था वो 100 करोड़ का बना था। लेकिन योजना जो समय पे नहीं बनती है, ईमानदारी से उसका क्रियान्वयन नहीं होता है, तो जब 2021 में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसे पूरा किया, तब तक इसकी लागत बढ़कर के हो चुकी 10,000 करोड़।
कौन लोग दोषी हैं 1971 में बनी हुई परियोजना को समय पे क्रियान्वयन न करने के? इस सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के परिणाम स्वरूप प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के कारण यह योजना बन पाई और इसके कारण 14 लाख हेक्टेयर लैंड को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा प्राप्त हुई है। ऐसे ही अन्य अर्जुन सहायक परियोजना हो, बाण सागर की परियोजना हो, ये सभी परियोजनाएं ऐसी थी जो पिछली सरकारों के विजन के अभाव के कारण और कोई विजन डॉक्यूमेंट न होने के कारण आधी अधूरी पड़ी हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में आने के बाद इन सभी का क्रियान्वयन उस रूप में किया। सिंचाई परियोजनाओं की धीमी विस्तार, आधुनिक तकनीक, मार्केट से लिंक करने का कोई प्रावधान नहीं और सीधे वित्तीय सहायता किसान के अकाउंट में नहीं। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य के क्षेत्र में योजनाबद्ध निवेश का अभाव, कृषि आधारित उद्योग सीमित क्षमता से ही चल रहे थे। लेकिन 2017 के बाद पिछले 8 वर्षों में जो कुछ भी आया है आपके सामने, पिछले 3 वर्षों में कृषि और संबद्ध क्षेत्र में विकास दर प्रदेश में 14% से अधिक था। ये डबल डिजिट में गया है। आपके समय में सिंगल डिजिट में कृषि की विकास दर थी। और याद रखना, ये भी राष्ट्रीय औसत से एक बेहतर स्थिति में है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में संभावना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश के अंदर सर्वाधिक सिंचित भूमि किसी के पास है तो वह उत्तर प्रदेश के पास है। सबसे उर्वरा भूमि किसी के पास है तो उत्तर प्रदेश के पास है। खेती में नई तकनीक के समावेश, अच्छी क्वालिटी के बीज और खाद की पर्याप्त उपलब्धता के फलस्वरूप जो प्रदेश का खाद्यान्न उत्पादन में राष्ट्रीय योगदान आज बढ़कर के हमारा जो राष्ट्रीय पहले सीमित जो स्थिति थी, आज वो बढ़कर के लगभग 21% खाद्यान्न उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश कर रहा है पूरे देश के लिए। जबकि देश के अंदर जो कृषि योग्य भूमि है, उत्तर प्रदेश के पास उसका शेयर केवल 10% है। जनसंख्या 16% है, लेकिन खाद्यान्न उत्पादन उत्तर प्रदेश से, क्योंकि प्रकृति और परमात्मा की जो असीम कृपा है, उस असीम कृपा का परिणाम हमारे अन्नदाता किसानों के परिश्रम और पिछले 8 वर्ष के अंदर किए गए प्रयास का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश का इसमें योगदान देश के अंदर 21% तक पहुंचा है। 2024-25 में गेहूं उत्पादन 414.39 लाख मीट्रिक टन, जो राष्ट्रीय योगदान यानी देश के अंदर कुल गेहूं उत्पादन में 35% से अधिक है, जो देश में नंबर 1 पर है। गेहूं उत्पादन में 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर से बढ़ा करके आज 40 कुंटल को पार कर चुका है। कुछ प्रगतिशील किसानों ने 48 और 50 कुंटल पर हेक्टेयर भी पैदा किया है, लेकिन एवरेज 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर आया है। चावल उत्पादन 219 लाख मीट्रिक टन, राष्ट्रीय जो देश के अंदर यूपी का योगदान है वह लगभग 14